हेलो दोस्तों, आई एम कृष्णा सर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे थे एशियंट हिस्ट्री को पढ़ने का प्रयास किया था और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें उसमें हमने बहुत बताई दी थी और उसी पुराप्रसार काल हमने शुरुआत की थी पुराप्रसार काल से। और पुराप्रसार को अध्ययन की दृष्टि से हमने इसको 3 उपकालों में बांटा था, जिसको क्योंकि जो पुराप्रसार काल है ये एक बहुत अपने काल में बहुत अधिक लंबे समय तक काल को लिए हुए है। इसलिए इसका अध्ययन करने के लिए हमें 3 उपकालों को सही से जानना होगा। तो उस 3 कालों का हमने बांटा था। पहला था निम्न पुराप्रसार काल और दूसरा था मध्य पुराप्रसार काल और तीसरा था उच्च पुराप्रसार काल। तो मैंने निम्न पुराप्रसार काल को बहुत डिटेल से बहुत अच्छे से बता दिया था और उसमें जो संस्कृति किस संस्कृति का प्रयोग किया गया था, कौन से उपकरण थे, इन सभी की चीजों में हमने जानकारी दी थी और बहुत अच्छे जाना था। आज उसी के आगे का टॉपिक जो है हमारा वो है मध्य पुराप्रसार काल। यानी मध्य पुराप्रसार काल क्या है, इसका समय काल कितना है और इसमें किस संस्कृति का प्रयोग किया गया है और इसमें कौन से उपकरण का प्रयोग किया गया है, यहाँ जो स्थल प्राप्त हुए हैं कहाँ से प्राप्त हुए हैं। इन चीजों के बारे में अगर हमको जानकारी हो जाती है तो यदि हम कोई भी बुक पढ़ते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम की कोई समस्या नहीं आती है। तो इसलिए हमको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को जानना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो चलो आज जानते हैं मध्य पुराप्रसार काल के बारे में क्या क्या पॉइंट हैं, कौन कौन से हैं, उनको सही से जानने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं मध्य पुराप्रसार का जो समय काल है वो है 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व माना गया है। कितना है? 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व। इसके पहले समय अवधि हमको ध्यान होना चाहिए, समय अवधि मात्रा में ध्यान देना। तो जिस प्रकार से निम्न पुराप्रसार काल के खोजकर्ता का डिटेरा पेटरसन को दिया गया था, उसी प्रकार मध्य पुराप्रसार काल का जो श्रेय दिया जाता खोजकर्ता का वो है HD संकालियों को दिया जाता। ध्यान दीजिएगा, पहले इंपोर्टेंट बात क्या है यहाँ कि जो इसमें खोजकर्ता का श्रेय दिया जाता है मध्य पुराप्रसार काल को कौन थे? HD संकालिया को दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ठीक। मतलब मध्य पुराप्रसार काल के जो खोजकर्ता का श्रेय दिया जाता है, जो अधिक मात्रा में इनके उपकरणों का सही सटीक जो उपकरणों की खोज की थी, जो जानकारी दी थी, वो कौन थे? HD संकालिया ने दिया था। ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो इनको खोजकर्ता मध्य पुराप्रसार काल का खोजकर्ता के श्रेय के रूप में माना जाता है कि इनको HD संकालिया को। ध्यान दीजिएगा, ठीक। और यहाँ अब बात करते हैं जो यहाँ की संस्कृति थी कौन थी। तो यहाँ की संस्कृति जो हमने बात की थी, जो निम्न पुराप्रसार काल था, इसमें कोर संस्कृति का प्रयोग किया गया होता था। तो आज जो हम ये भी बताया था कि जो कोर होता है, कोर कैसे निर्माण होता है, तो मैंने इसको एक फिगर के माध्यम से बताया था कि कोई नदी है, नदी का जो बहाव होता है, मान लीजिए एक बार फिर मैं समझाने का प्रयास करता हूँ कि जो ये नदी है, मान लीजिए क्या है, कोई नदी है, नदी में कोई बड़ा सा पत्थर होगा या चट्टान होगी कोई भी, तो उसका जब नदी का बहाव होता है, नदी के जो पानी होता है बहुत तेज होता है। तो तेज होने के कारण जो चट्टान होगी ये नीचे की ओर बहते हुई, इसके किनारे भी बहुत छोटे छोटे चट्टान होंगे या बड़े चट्टाने होंगी, ये नदी का किनारा होगा। तो यही चट्टान नदी के किनारे से क्या करेगा? टकराएगा। टकराने के बाद ये छोटा होता जाएगा। क्या होगा? छोटा हो जाएगा। तो एक अवस्था ऐसी आएगी कि ये एकदम क्या गोल की अवस्था में बचेगा। कैसा रहेगा? गोल हो जाएगा। इसके जो किनारे होंगे सभी छट जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो छटने के बाद जो गोल बचता है, तो यही हमारा क्या कहलाता है? क्या बोलते हैं? इसको कोर बोलते हैं। आप ध्यान दीजिए, कोर तो होता है, लेकिन हम जो इसको क्या करते हैं, इस गोल चट्टान को या पत्थर को जब तोड़ते हैं तो ये पत्थर सीधा नहीं टूट जाता है। एक बात ध्यान दीजिए, कभी भी आप अनुभव कीजिए, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी पत्थर को उठा करके कहीं भी पटक दीजिएगा तो पत्थर सीधा टूट नहीं जाता, उसके पर किनारे टूटते हैं। जो ये पत्थर के किनारे होते हैं ये टूट करके अलग होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो जो ये अलग हो जाते हैं, मान लीजिए कोई चट्टान, इसको हमने तोड़ा है, तोड़ने के बाद जो चट्टान अलग होंगे, तो ये जो होते हैं ऊपर के जो फलक ये अलग हो जाएंगे, चट्टान के ये सब क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे, ठीक। तो बीच में एक छोटा सा गोल पत्थर बचेगा। तो जो ऊपर के जो अलग हुए पार्ट हैं वो हमारे कहलाते हैं फलक। ध्यान दीजिएगा, इसको क्या बोलते हैं? हम लोग फलक बोलते हैं। जो बीच का बचा हुआ गोल पत्थर उसे बोलते हैं कोर। तो ध्यान दीजिएगा, जो निम्न पुराप्रसार काल था, तो इसमें क्या था? कोर संस्कृति थी। लेकिन जो मध्य पुराप्रसार काल है, इसमें जो संस्कृति थी, तो
हमने क्या किया था, बताया था कि जो निम्न प्रसार काल था उसमें कोन संस्कृति का प्रयोग हुआ था, लेकिन जो मध्य प्रसार काल है उसमें किस संस्कृति का प्रयोग हुआ है, मध्य प्रसार काल संस्कृति का प्रयोग हुआ। ध्यान दीजिएगा, किस संस्कृति का, सॉरी फलक संस्कृति का प्रयोग हुआ है। यहाँ की जो संस्कृति थी, कौन संस्कृति थी, फलक संस्कृति। ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिए। अब बात होती है संस्कृति की, निम्न प्रसार काल में कौन संस्कृति थी और मध्य प्रसार काल में कौन संस्कृति थी का प्रयोग हुआ है, फलक संस्कृति का। अब बात आती है कि यहाँ के उपकरण कौन से थे। जो निम्न प्रसार काल में उपकरण थे वो चापर चापिंग उपकरण, हैंडेक्स का उपकरण, विदारणी उपकरण। तो इन उपकरणों के बारे में हमने जाना था कि किस प्रकार का जो चापर चापिंग उपकरण होता है वो कैसा होता है, और विदारणी कैसी होती है, हैंडेक्स कैसा होता है, इन सभी चीजें मैंने निम्न प्रसार काल में बता दिया था। तो आप बात करते हैं मध्य प्रसार में जो उपकरण है वो कौन से हैं। ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रसार काल में जो उपकरण थे वो थे खुरचुनी। उपकरण कौन कौन से हुए, खुरचुनी, और दूसरा था तक्षणी, और तीसरा उपकरण था इसमें बेदनी। कौन सा था, बेदनी। आप ध्यान दीजिएगा, खुरचुरी को बोलते हैं स्क्रैपर, क्या बोलते हैं, स्क्रैपर। तक्षणी को बोलते हैं ब्यूरिन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, खुरचुनी को इंग्लिश में स्क्रैपर बोलते हैं, तक्षणी को बोलते हैं ब्यूरिन, और बेदनी को बोलते हैं पॉइंट। अब ध्यान दीजिए, जो खुरचुनी होती है ये किस प्रकार का उपकरण होता है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि हमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है जो उपकरण होते हैं उनकी आकृति कैसी होती है, ये हमको अगर पता रहता है तो हमको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती है, और किसी भी उपकरण को यदि हमें पहचानना होता है तो हम आराम से पहचान लेते हैं। तो वही बात हम क्या कहते हैं, खुरचुनी जो होता है ये एक आयताकार के रूप का ही होता था। कैसा होता था, ये एक आयताकार। तो इससे आयताकार होता था, लेकिन इसमें आपने कभी देखा होगा जो आलू छीलने में छिलनी होती है या गाजर छीलने वाली जो छिलनी होती है उसमें आपके इस तरह के खाने बने होते हैं, छीलने वाले पैन खाने होते हैं, ठीक। तो जो खुरचुनी होती है, स्क्रीपर होता है, ऐसी था, वर्गाकार था, लेकिन इसके बीचों बीच क्या होते थे, इस तरह के खुरचुनी नुमा क्या बना दिए जाते थे, धार पैनी नुकीले बना दिए जाते थे। किस लिए, इसका जो खुरचुनी होती थी इसका उपयोग अधिक मात्रा में लोग क्या करते थे, उस समय का आदि मानव जो प्रारंभिक मानव थे वो किसी भी, जैसे हम लोग क्या करते हैं जो आलू छीलने वाला होता है, आलू के ऊपरी की जो परत छीलते हैं ना, ऐसे वो लोग भी किसी जानवर की खाल को छीलने के लिए इस खुरचुनी का प्रयोग करते थे। यानी जो, क्योंकि जानवर की कोई खाल इतनी मजबूत होती है कि छीलने बड़ी कठिनाई होती थी, तो उन्होंने ऐसे उपकरण बनाया जिससे किसी भी जानवर का उसकी जो छाल होती थी आराम से छीन सकते थे, या तो किसी पेड़ की छाल को अलग करने के लिए इस खुरचुनी का प्रयोग करते थे। ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो क्या करते थे, वो छाल आराम से अपना ऊपर अलग हो जाती थी इस उपकरण के माध्यम से। जो तक्षणी होती थी इसकी आकृति क्या होती, ये भी एक आयताकार होता था। ध्यान दीजिएगा, आयताकार मतलब कैसा, कि इसकी जो लंबाई होती थी, इसकी जो लंबाई होती थी चौड़ाई की दोगुनी होती थी। ये चौड़ाई हो गई, ये लंबाई हो गई, ये क्या इसकी लेंथ है, लेंथ यानी लंबाई, ठीक। तो जो तक्षणी की जो लंबाई होती थी ये चौड़ाई की दोगुनी होती थी, ठीक। और इसमें क्या होता था, इसमें बीच में आपने कभी माचिस की डिबिया देखी होगी, माचिस की डिबिया देखी होगी, माचिस की डिबिया में इस तरह की आकृति बनी होती है। ध्यान दीजिएगा, ठीक। ऐसे उस उपकरण में भी आकृति बनाई जाती थी ताकि किसी जानवर को मारने के लिए अधिक मात्रा सरलता हो सके, ठीक। मतलब पूरी तरह से वो अनेक प्रकार के जानवर होते थे तो मारने में कई प्रकार की कठिनाइयां आती थी, हर उपकरण एक जैसे काम नहीं कर पाते थे, इसलिए उन्होंने कई प्रकार के उपकरणों का प्रयोग किया ताकि जानवर के साथ साथ कुछ पेड़ों का जो फल फूल को इकट्ठा करने के लिए या पेड़ों को काटने के लिए अनेक प्रकार के उपकरणों का वो प्रयोग करते थे। ध्यान दीजिएगा, ठीक।
क्योंकि उस समय के जो मानव थे, मैंने बताया था, वो कृषि के बारे में नहीं जानता था। वह पूरी तरह से क्या खास संग्रह पर डिपेंड था। यहाँ तक कि वो निम्न प्रसारण में तो था ही था, मध्य प्रसारण में भी वो कृषि का ज्ञान नहीं कर पा रहा है। ध्यान दीजिए, कृषि में डिपेंड नहीं था वो, इतना ध्यान दीजिएगा। ठीक, जो कृषि का नई क्रांति आती है वो जाके कहाँ आती है, नव प्रसार काल में बताया था। ठीक, नव प्रसार काल में कृषि के बारे में बहुत जान पाता है। ठीक, तो वो किसी भी जानवर को मारने के लिए इस तरह के उपकरणों का प्रयोग करता था। ठीक, अब आती है वेदनी। जो वेदनी थी यानी पॉइंट, तो पॉइंट का मतलब जानती होगी, एक बिंदु होता है हमारा। पॉइंट क्या होता है, एक बिंदु होता है। तो जो ये उपकरण होता था पहले तो चौड़ा होता था। पहले कैसा होता था, ये चौड़ा होता था। ठीक, इस तरह देखिए, इस तरह। लेकिन जब जैसे वो नीचे जाएगा तो ये क्या होता था, सकरा होता जाता था। ठीक, तो लास्ट में एक पॉइंट नुमा आकृति बचती थी। लास्ट में एक ऐसा पॉइंट नुकीला पॉइंट बचता था। ठीक, और ऐसा इसको बनाया जाता था। इस तरह इसकी आकृति होती थी। ठीक, इसका मतलब क्या था, इसका प्रयोग वो लोग अधिक मात्रा में किसी पेड़ को अलग करने के लिए, मान लीजिए आज भी हम देखते हैं कब कोई बड़ा सा पेड़ होता है तो इस तरह का एक औजार बनाया जाता है। ठीक, और उस औजार को बीच में छेद दिया जाता है और उसमें से भारी किसी वस्तु को मारा जाता है, जिससे पेड़ क्या हो जाता है, उसके दो फलक हो जाते हैं, दो अलग हो जाते हैं। ठीक, जब किसी पेड़ को दो भागों में बांटना होता है तो इस उपकरण वेदनी यानी पॉइंट का प्रयोग वो लोग करते थे। ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो ये थे कुछ मध्य प्रसारक उपकरण थे जो उन्होंने अधिक मात्रा में प्रयोग किए। ठीक, अब इसके बाद जानते हैं यहाँ के स्थल क्या थे, यहाँ के जो स्थल थे कहाँ कहाँ से ये प्राप्त हुए, इनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। चलो आगे चलते हैं कि यहाँ जो स्थल थे कहाँ कहाँ से ये उपकरण प्राप्त हुए, उनके बारे में हम आज जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ जो उपकरण प्राप्त हुए थे, ध्यान दीजिएगा, स्थल थे, जो स्थलों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। एक था निवासा। निवासा नामक स्थल था, ये ध्यान दीजिएगा गोदावरी नदी के सहायक नदी है, सॉरी, निवासा नामक स्थल है। ये निवासा नामक स्थल ये कहाँ है, महाराष्ट्र के अहमद नगर में है। ध्यान दीजिएगा, ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। और ये किस नदी पर, यह ध्यान दीजिएगा, प्रवरा नदी। ठीक, प्रवरा नदी के तट पर उपकरण प्राप्त, इसके नाम प्रवरा नदी के निवासा नामक स्थल पर इसके उपकरण प्राप्त हुए थे। और ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र का कौन सा जिला है, यह भी ध्यान, अहमदनगर। ठीक, अहमदनगर जिला है जहाँ ये निवासा नामक स्थल पाया जाता है। यहाँ झुके हुए थे कौन से मध्य प्रसार के उपकरण प्राप्त हुए थे। एक बात और ध्यान दीजिए, जो प्रवरा नदी है ये ध्यान गोदावरी की सहायक नदी है। तो आपको पता होगा जो गोदावरी नदी है वो महाराष्ट्र से निकली हुई है, महाराष्ट्र से ही होते हुए निकलती है। ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो ये किसकी, गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन है, प्रवरा नदी है। ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए और इसी को ध्यान दीजिएगा, जो निवासा प्रस्थल है, जिसको प्रारूप स्थल के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान दीजिए, कभी नाम पूछ सकता है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है कि जो निवासा स्थल है इसको और किस नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिए, इसको प्रारूप स्थल के नाम से भी जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब आता है इसके बाद जो सेकंड है स्थल वो है चिरका। कौन सा है, चिरका या चिरकी बोल सकते हैं, चिरका या चिरकी। ठीक, अब इसके बाद है, और ये जो है ये कहाँ पर पाया गया स्थल है, ये भी निवासा के समीप ही है। तो ध्यान दीजिएगा, निवासा के समीप एक कौन सा स्थल है, चिरका या चिरकी नामक स्थल है। ध्यान दीजिए, किस पर, निवासा नामक स्थल के पास में ही पाया गया है, ये के समीप। ध्यान दीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट है हथनौरा। नेक्स्ट स्थल है कौन सा, इसके बारे में ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसको अधिक मात्रा में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, तो इसके भी पूछने का अधिक मात्रा में चांस है। हथनौरा ये स्थल है मध्य प्रसार काल का, जो यहाँ
सबसे इम्पोर्टेंट चीज बात क्यों है ये, इतना इम्पोर्टेंट क्यों है ये, क्योंकि यहाँ मानव कंकाल के स्थल प्राप्त हुए, स्थल प्राप्त हुए हैं, ध्यान दीजिएगा ठीक। और शेष यहाँ प्राप्त हुए हैं। जो यहाँ मानव कंकाल है, मानव का कंकाल यहाँ प्राप्त हुआ था, ध्यान दीजिएगा। क्या प्राप्त हुआ था? हथनौरा स्थल में, पुरस्थल में मानव कंकाल प्राप्त हुआ था, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक। तो कभी पूछ सकता है कि मध्य प्रसार काल में मानव कंकाल कहाँ, कौन से स्थल में प्राप्त हुआ था, वो कौन सा है? हथनौरा स्थल है, ध्यान दीजिएगा ठीक। तो ये कुछ थे महत्वपूर्ण इसमें पॉइंट थे जो जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगर ये पॉइंट हमको पता रहते हैं तो कोई भी चीज हमको जानने में ज्यादा कठिनाई नहीं होती है, या बुक पढ़ने में कठिनाई नहीं होती है। अब आगे ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे तो आप कोई भी बुक उठा के देखिए, आपको पढ़ने में कभी कठिनाई महसूस नहीं हो सकती, समस्या आ ही नहीं सकती है, या मैं वादा करता हूँ ठीक। तो आप लोग वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, आप जब देख लेंगे फिर आप कोई भी बुक उठाइए और आपको अच्छे समझ में आ जाएगी ठीक। और ये जो पॉइंट है उन्हीं बुकों से अंदर ही है, कोई बाहर से पॉइंट नहीं है। कोई भी बुक आप देखोगे वो पॉइंट दिए रहेंगे ठीक। और यही सबसे ज्यादा ऐसे पॉइंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इनसे ज्यादा और ज्यादा, क्योंकि इंस्टीट्यूट एक ऐसा सब्जेक्ट है कुछ समझने में बहुत ज्यादा कठिनाई होती है। पढ़ते हैं बुक समझे में नहीं आती है, क्योंकि इतने सारा दिया रहता है, उसमें टॉपिक दिए रहते हैं, ऐसे शब्द दिए रहते हैं, समझना हो जाता है। ऐसे में ये नहीं कंफर्म कर पाते हम लोग कि कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है ठीक। कौन सा पॉइंट हम पढ़े, कौन सा ना पढ़े, तो ध्यान दीजिएगा। आप वीडियो देखिए तो 3 बार आपको समझ में आएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद।